अलेक्जेंडर ज़ास जो थे वह स्वयं के बनाए हुए डंबल से व्यायाम करने लगे थे। उन्होंने पत्थर के बीच में ही छेद करके डंबल तैयार कर लिए थे, जिनको हैवीवेट डंबल के नाम से जाना जाता था, और उन्हीं से वह व्यायाम करने लगे थे। लेकिन हैवीवेट का यूज़ करने के बाद भी ज़ास में वैसी ताकत नहीं आ पाई थी जैसी ताकत वह चाहते थे, क्योंकि ज़ास की आयु अभी कम है और उन्होंने प्रोफेशनल स्ट्रॉन्गमैन को देखा है, बहुत सारे सर्कस भी देखे हैं जहाँ पर उन्होंने शक्तिशाली पुरुषों के बल करतब भी देखे थे। तो फिर एक नज़र वह अपने शरीर की तरफ देखते हैं और अपनी ताकत को देखते हैं, और वहीं दूसरी तरफ वह उन स्ट्रॉन्गमैन को देखते थे जो उनसे काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली थे, जो सरिया को आसानी से मोड़ सकते थे, जो घोड़े की नाल को भी बड़ी ही आसानी से मोड़ सकते थे। इसलिए ज़ास को उनमें और उन शक्तिशाली स्ट्रॉन्गमैन में काफ़ी अंतर नज़र आता था। इसलिए वह अंदर से तो यही चाहते थे और उनको अंदर से भी यही पता था कि मैं अभी उतना शक्तिशाली हुआ ही नहीं हूँ जितना मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूँ। तो इस तरह से कुछ समय बीता और उनको फिर पता लगा कि कुछ ऐसे शक्तिशाली पुरुष हैं, कुछ प्रोफेशनल लोग होते हैं जिनकी एक अपनी ही जिम्नास्टिक होती है, जहाँ पर वह कुछ व्यक्तियों को शक्तिशाली बनने के लिए जो व्यायाम होता है उसके बारे में बताते हैं और उनका शारीरिक प्रशिक्षण भी करते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर जो जिम होती है वहाँ पर लोग जाते हैं अपने शरीर का विकास करने के लिए, उसी तरह से कई प्रोफेशनल लोग थे जो लोगों को व्यायाम सिखाते थे और उनकी हेल्थ पर भी ध्यान दिलाते थे, और किस तरीके से शरीर का विकास किया जाता है, किस प्रकार से शक्तिशाली मांसपेशियों का विकास होता है, इसके बारे में वह ज्ञान दिया करते थे। तो ज़ास को कुछ प्रोफेशनल लोगों के बारे में पता चला। उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से कुछ पैसे बचाए और उनको एक पत्र लिखा कि मैं भी जिम्नास्टिक में ज्वाइन होना चाहता हूं और मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूं, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। उन्होंने ज़ास के लेटर को एक्सेप्ट किया और ज़ास को ट्रेनिंग देने के लिए सहमति जताई। रूसी स्ट्रॉन्गमैन थे, जो प्रोफेशनल व्यक्ति थे, जो अन्य व्यक्तियों को शक्तिशाली बनाने की शिक्षा देते थे। उनमें 3 व्यक्ति प्रमुख थे। पहले का नाम क्रेलोव था, दूसरे का नाम एनोखिन था और तीसरे का नाम डेमेट्रियोव था। ये तीनों व्यक्ति रूसी शक्तिशाली थे, मतलब कि रूस में रहने वाले शक्तिशाली स्ट्रॉन्गमैन थे। यही अन्य व्यक्तियों को भी शक्तिशाली बनने की शिक्षा दिया करते थे। ज़ास कहते हैं कि जब मैं इनके पास शक्तिशाली बनने के लिए और व्यायाम सीखने के लिए आया था, तो उस समय ये तीनों व्यक्ति जॉर्ज ल्यूरिक को शिक्षा दे रहे थे, उसको ट्रेनिंग दे रहे थे, जो आगे जाकर काफ़ी शक्तिशाली पुरुष बनता है। तो इन 3 व्यक्तियों ने ज़ास को बताया कि किस प्रकार से शक्तिशाली बना जाता है, किस प्रकार से मांसपेशियों का विकास होता है। जितनी ट्रेनिंग ज़ास को इनसे लेनी थी, ज़ास ने ट्रेनिंग ली, और जिसके परिणाम स्वरूप ज़ास की शक्ति में काफ़ी विकास हुआ। क्योंकि ज़ास शक्तिशाली बनना चाहते थे, उनकी इच्छा शक्ति काफ़ी अधिक थी, इसलिए उनको व्यायाम का लाभ अधिक मिल रहा था। क्योंकि मुख्य बात इच्छा शक्ति की होती है। आप व्यायाम को 2 साल तक करते रहो, लेकिन उसमें इच्छा शक्ति ज़्यादा नहीं है, कम इच्छा शक्ति है, तो फिर उस व्यायाम से आप अधिक लाभ प्राप्त नहीं कर पाओगे। लेकिन जिसके पास इच्छा शक्ति ज़्यादा होती है, जो सच में शक्तिशाली बनना चाहता है, वह व्यायाम में भी पूरी लगन के साथ व्यायाम करता है और पूरी इच्छा शक्ति के साथ व्यायाम करता है। इसलिए ज़ास के भीतर शक्तिशाली बनने की इच्छा होने के कारण उनके भीतर व्यायाम की वजह से उनका शारीरिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होने लगा था। तो कुछ समय तक उन्होंने वहाँ पर व्यायाम करा और शक्तिशाली शरीर का विकास किया। उस समय ज़ास की आयु के हिसाब से वह काफ़ी शक्तिशाली बन चुके थे और वह अपनी आयु के किसी भी अन्य शक्तिशाली पुरुष को शक्तिशाली बल प्रदर्शन में हरा सकते थे। ज़ास अपनी ताकत के बारे में अपने पिता को भी बताते हैं कि मैं पहले कम शक्तिशाली था, लेकिन जब से मैंने उन शक्तिशाली पुरुषों से ट्रेनिंग ली है, तब से मेरी ताकत में काफ़ी वृद्धि हो चुकी है। तो यह बात सुनकर उनके पिता भी काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से ज़ास का समय आगे बढ़ता जा रहा था। जिस स्थान पर अलेक्जेंडर ज़ास रहा करते थे, वहीं पर ही एक शक्तिशाली पुरुष का नाम काफ़ी प्रचलित था। उस व्यक्ति का नाम इवान पेट्रोव था। यह व्यक्ति भी रूसी था, रूस में रहने वाला था। यह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के बीच में अपनी असाधारण ग्रिप पावर की वजह से
बहुत ही प्रसिद्ध था, क्योंकि इस व्यक्ति की ग्रिप पावर काफ़ी अधिक थी। अन्य व्यक्तियों के मुकाबले इस व्यक्ति के हाथ में क्षमता ज़्यादा थी। यह जो इवान पेट्रोव नाम का व्यक्ति था, यह काफ़ी शक्तिशाली था। उसकी जो शक्ति थी वह उसके हाथों में नहीं थी, क्योंकि उस व्यक्ति की ग्रिप की पावर काफ़ी अधिक थी। उसने अपनी हाथों की पकड़ को काफ़ी मजबूत बना रखा था। यह बात अलेक्जेंडर ज़ास को पता चली, तो फिर ज़ास अपने पिता से कहने लगे कि पिताजी, मैं इस व्यक्ति को शक्तिशाली बल प्रदर्शन में हराना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे शक्तिशाली बनना पड़ेगा, और तो और मुझे अपनी ग्रिप की पावर को बढ़ाने के लिए जो महत्वपूर्ण व्यायाम होते हैं उनको भी करना होगा। तो ज़ास अपनी ग्रिप की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वह पशुओं को तो चराने के लिए जंगल में जाया ही करते थे, तो वहाँ पर जो पेड़ होते थे, पेड़ की जो हरी हरी टहनियाँ होती थी, उनको वह तोड़ते थे, क्योंकि जब हम टहनी को तोड़ेंगे, मजबूत टहनी को तोड़ेंगे, तो फिर वहाँ पर हम अधिक ताकत का प्रयोग करते हैं। तो इस वजह से अलेक्जेंडर ज़ास को लगता था कि मैं हरी टहनियों को तोड़कर अपनी हाथों की जो ग्रिप की जो पावर है उसको बढ़ा सकता हूँ, अपनी हाथों की क्षमता को बढ़ा सकता हूँ। तो फिर वह अपनी ग्रिप की पावर को बढ़ाने के लिए पेड़ की टहनियों को तोड़ा करते थे। इसके अलावा वह अपनी उंगलियों की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ पत्थरों को अपनी उंगलियों से पकड़ कर आगे की तरफ ले जाया करते थे। अंगूठे से पकड़ते थे, उसके बाद उंगलियों से उस भारी पत्थर को पकड़ते थे और उसको कुछ दूरी तक ले जाया करते थे। तो इस तरह से कुछ समय तक उन्होंने यह 2 व्यायाम करे थे। इसके अलावा जो भी व्यायाम वह करते थे वह तो अलग से था ही, लेकिन इसके साथ साथ वह अपने हाथों की क्षमता को बढ़ाने के लिए टहनियाँ तोड़ा करते थे और भारी पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया करते थे। अलेक्जेंडर ज़ास के भीतर इच्छा शक्ति की कोई भी कमी नहीं थी, क्योंकि वह सच में शक्तिशाली बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस साधारण से व्यायाम से भी अपनी ताकत में काफ़ी वृद्धि कर ली थी। हम आज के व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि हमको कोई विशेष व्यायाम दिया जाएगा तो ही हम उसको करेंगे, तो फिर शक्तिशाली बनेंगे। लेकिन सच बताऊं तो व्यायाम हमारा दूसरा चरण है। पहला चरण हमारा शक्तिशाली बनने का होना चाहिए। यदि हमारे भीतर शक्तिशाली बनने की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है, तो फिर हम सिर्फ भारी पत्थर को भी उठाकर और उससे व्यायाम करके काफ़ी शक्तिशाली बन सकते हैं, क्योंकि शक्तिशाली बनना इच्छा शक्ति का खेल है। इच्छा शक्ति का अर्थ यही है कि हम इच्छा शक्ति के द्वारा अपनी मांसपेशियों को शक्तिशाली बनाएं। इसलिए जब हमारा मन यह मान लेता है कि इस पत्थर को उठाने से मेरी मांसपेशियां विकसित हो जाएंगी, मेरी मांसपेशियां शक्तिशाली हो जाएंगी, तो फिर जब हम उस पत्थर को बार बार उठाने लगते हैं तो फिर हमारा मन इस बात को एक्सेप्ट करने लग जाता है कि हाँ, मैं इस व्यायाम को कर रहा हूँ, तो फिर मैं इस व्यायाम से शक्तिशाली बन जाऊँगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे कि हमको पता है कि हमें बुखार आ गया है और हमारे मन को भी पता है कि हमें बुखार आया पड़ा है, और यदि मैं बुखार ठीक करने वाली गोली खा लूँगा तो फिर मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। इसको हम साइंस की भाषा में प्लेसिबो इफ़ेक्ट बोलते हैं, यानी कि हम मन को जिस चीज़ के बारे में विश्वास दिला दे, मन हमारे शरीर में वैसा ही प्रभाव दिखाने लग जाता है। तो इस तरह से ज़ास ने टहनियाँ तोड़कर और भारी पत्थरों को अपनी उंगलियों के बल से उठाकर अपने हाथों की क्षमता को काफ़ी अधिक विकसित कर लिया था। अब ज़ास अपने पिता से बोलते हैं कि मैं उस इवान पेट्रोव को शक्तिशाली बल प्रदर्शन में हराना चाहता हूँ। पिता बोलते हैं ठीक है, तुम्हारी इच्छा ऐसी है तो फिर तुम उस व्यक्ति से जाकर शक्तिशाली बल प्रदर्शन करो। अलेक्जेंडर ज़ास के पिता ने इवान पेट्रोव को सूचित किया कि मेरा बेटा अलेक्जेंडर ज़ास तुमसे शक्तिशाली बल प्रदर्शन में मुकाबला करना चाहता है। इवान पेट्रोव ने भी बोल दिया कि समय और स्थान तुम चुन लो, मैं वहाँ पर उपस्थित हो जाऊँगा। पूरे शहर में इस बात की चर्चा फैल गई थी कि अलेक्जेंडर ज़ास जो हैं वह इवान पेट्रोव के साथ मुकाबला करने वाले हैं, क्योंकि सारे व्यक्ति इवान पेट्रोव को जानते थे कि उसके पास असाधारण हाथों की ताकत है, उसके पास ग्रिप की पावर भी बहुत ही अधिक है
और एक तरफ अलेक्जेंडर जास थे जिनका शरीर अभी इतना अधिक विकसित नहीं हुआ था, अभी मांसपेशियां इतनी नहीं उभरी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इवान पेट्रोव के साथ अलेक्जेंडर जास का ये जो मुकाबला हो रहा है, इस समय अलेक्जेंडर जास की आयु 18 वर्ष से भी कम है। तो फिर मुकाबले का समय आया, इवान पेट्रोव थे, सारे व्यक्तियों ने भीड़ लगा रखी थी, अलेक्जेंडर जास भी वहाँ पर थे और उनके पिता भी वहाँ पर थे। तो फिर मुकाबला शुरू किया गया। अलेक्जेंडर जास के पिता के हाथ में एक लोहे की रॉड, अलेक्जेंडर जास समझ गए कि मुझे इस रॉड का क्या करना है। उन्होंने अपने पिता से वह रॉड ली और उसको इवान पेट्रोव के सामने मोड़ के दिखा दिया। उन्होंने उस लोहे की रॉड को इस तरह से मोड़ा जिस वजह से वह एक जैसे घोड़े की नाल होती है उसके आकार में उन्होंने उस लोहे की रॉड को मोड़कर रख दिया। तो फिर इसके बाद इवान पेट्रोव ने भी बड़ी ही सरलता से उस लोहे की रॉड को घोड़े की नाल के आकार में परिवर्तित कर दिया। अब आगे इवान पेट्रोव बोलते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, तुमने इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करके दिखा दिया। इवान पेट्रोव बोलता है, अब मैं तुमको एक ऐसा करतब करने के लिए कहता हूँ, यदि तुमने इस करतब को कर दिया तो फिर तुम विजेता माने जाओगे। अलेक्जेंडर जास ने बोला, ठीक है, मैं इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करने के लिए तैयार था। इवान पेट्रोव ने अलेक्जेंडर जास को बताया कि मेरे हाथ में यह लोहे की बहुत ही नुकीली छड़ है, लोहे की रॉड है, जिसको मैं तुम्हारे गले में बांध दूंगा, जो तुम्हारे गले में टाइट रूप से सख्त करके मैं बांध दूंगा। और ये जो रॉड है ये काफ़ी नुकीली है, क्योंकि इस रॉड को जब तुम निकालने का प्रयास करोगे तो फिर यह नुकीली रॉड होने की वजह से तुम्हारे हाथों में भी चुभेगी, और जो मैंने तुमको इस रॉड को जो तुम्हारे गले में बांध रखा है, यह जो रॉड है ये तुम्हारे दम को भी घोटने का काम करेगी। इसलिए तुम यदि इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करने के लिए तैयार हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, वरना तुम इस मुकाबले को हार जाओगे। इस मुकाबले में अलेक्जेंडर जास के पिता ने अपनी पूरी संपत्ति लगा रखी थी। यदि अलेक्जेंडर जास इस मुकाबले को करने के लिए अपने पैर पीछे रखते हैं तो फिर उनके पिता की पूरी संपत्ति चली जाएगी। इसलिए जास के मन में पूरी तरह से ना करने की तो कोई इच्छा थी ही नहीं, और जास ने बोला, ठीक है, मैं इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करके दिखाता हूँ। फिर इवान पेट्रोव ने उस लोहे की छड़ को, उस लोहे की नुकीली छड़ को अलेक्जेंडर जास के गले में बांध दिया। रॉड को गले में बांधने के बाद जो रॉड थी वह काफ़ी नुकीली थी, जिस वजह से जास का दम भी घुट रहा था। और तो और जब वह जास उस लोहे की रॉड को अपने हाथों के बल से निकालने का प्रयास कर रहे थे तो फिर जो रॉड पर जो नुकीली जो कीलें थी वह जास के हाथों में भी चुभ रही थी। यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन काफ़ी कठिन था, क्योंकि यह बल प्रदर्शन जो हो रहा है यह इच्छा शक्ति और ताकत का बल प्रदर्शन है। इसमें इच्छा शक्ति का भी प्रयोग हो रहा है और ताकत का भी प्रयोग हो रहा है और सहन शक्ति का भी प्रयोग हो रहा है, क्योंकि जास के गले में जो रॉड बांधी गई है वह काफ़ी चुभ रही है और उससे दम भी घुट रहा है। और उसके अलावा जास जब उस रॉड को बार बार तोड़ने का प्रयास करते हैं तो फिर वहाँ पर जो नुकीली जो कीलें हैं वह जास के हाथ में भी गड़ रही हैं, जिस वजह से वह पूरी ताकत लगाकर उस रॉड को तोड़ ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यह शक्तिशाली बल प्रदर्शन कठिन है और इवान पेट्रोव ने इसीलिए इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करने के लिए जास को कहा। जास अपना काफ़ी प्रयास करते हैं इस रॉड को तोड़ने के लिए, जिस वजह से उनके हाथों से खून भी निकल रहा था और उनका जो गला था वहाँ से भी खून निकलने लगा था, क्योंकि जिस रॉड को उनके गले में बांधा गया था वह काफ़ी नुकीली थी। तो अंत में आकर जास ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रॉड को तोड़ दिया। रॉड को तोड़ने के बाद जो पूरी भीड़ थी वह एकदम से प्रसन्न हो गई और चारों तरफ से तालियों की आवाज़ आने लगी। जास के चेहरे पर जीत की पूरी मुस्कुराहट थी और जास अपने अंदर बहुत ही गर्व महसूस कर रहे थे कि मैंने इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को कर दिया और पिता की संपत्ति को भी मैंने बचा लिया। अब जास कहते हैं कि जास इवान पेट्रोव से कहते हैं, अब तुम इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को करके दिखाओ।
तो इवान पेट्रोव तुरंत मना कर देता है। वह कहता है कि नहीं, मैं इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को नहीं कर सकता हूँ। मेरे भीतर ऐसी सहन शक्ति और ऐसी इच्छा शक्ति है ही नहीं कि मैं इतने सारे दर्द को अपने हाथों पर सह सकूं, अपने गले में सह सकूं। और इवान पेट्रोव सबके सामने यह घोषणा कर देते हैं कि बल प्रदर्शन के मुकाबले में तुम जीत चुके हो। तो इस तरह से इवान पेट्रोव को इस मुकाबले को हार जाते हैं और अलेक्जेंडर दास इस मुकाबले को जीतते हैं। इस तरह से धीरे धीरे समय आगे और बढ़ने लगा। तो फिर अब सर्दियां आने वाली थी। सर्दियों में अलेक्जेंडर दास को दोबारा से स्कूल भेजा जाना था और दास की आयु जो थी वह 18 वर्ष के आसपास भी हो चुकी थी। तो फिर अब अलेक्जेंडर दास को आगे की पढ़ाई के लिए ऑरेनबर्ग भेजा जाने वाला था। ऑरेनबर्ग एक जगह का नाम है जहाँ पर अलेक्जेंडर दास को आगे की पढ़ाई करने के लिए जाना था। तो अलेक्जेंडर दास आगे की पढ़ाई करने के लिए ऑरेनबर्ग के लिए रवाना हुए। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक पोस्टर दिखाई दिया और वह पोस्टर था सर्कस कलाकार का। यानी कि उस समय पर लोगों के मनोरंजन के लिए विशेष रूप से सर्कस ही हुआ करते थे, क्योंकि उस समय टीवी का समय तो था नहीं और ना ही इतने मनोरंजन के साधन थे। इसलिए उस समय लोगों के मनोरंजन के लिए सर्कस ही महत्वपूर्ण होता था। जो भी शक्तिशाली पुरुष होते थे वह पैसा कमाने के लिए सर्कस का इस्तेमाल किया करते थे। सर्कस में अपने शक्तिशाली बल प्रदर्शन भी दिखाया करते थे। सर्कस में कई तरह के प्रदर्शन होते थे। पहलवानों के प्रदर्शन अलग होते थे जहाँ पर वह आपस में कुश्ती लड़ा करते थे। उसके अलावा जो जानवरों के जो ट्रेनिंग होती है, जानवरों से जो सर्कस में कलाकारी कराई जाती है, उनसे जो तरह तरह के काम करवाए जाते थे वह अलग तरह का होता है। इसके अलावा स्ट्रॉन्गमैन फीट्स होते थे, यानी कि जो शक्तिशाली बल प्रदर्शन होते थे वह भी सर्कस में कराए जाते थे। तो दास अभी पूरी तरह से ऑरेनबर्ग पहुँचे भी नहीं थे और वहाँ पर उनको एक पोस्टर दिखाई दिया। पोस्टर जो था वह जेवेस्कस सर्कस का था। उस सर्कस का नाम जेवेस्कस सर्कस था, क्योंकि उस समय जितने भी सर्कस होते थे सबकी अलग अलग पहचान होती थी। सभी सर्कस के अलग नाम भी हुआ करते थे। जैसे कि प्रोफेसर राममूर्ति जी जो थे वह जिस सर्कस में काम किया करते थे उनका जो सर्कस था उस सर्कस का नाम हिप्पोड्रम सर्कस था। इसी तरह से अलेक्जेंडर दास ने जो है सर्कस देखा था, इस सर्कस का नाम जेवेस्कस सर्कस था। तो फिर अलेक्जेंडर दास के पास पैसे तो थे ही, क्योंकि पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए उनको ऑरेनबर्ग भेजा था। दास ने क्या करा कि उन्होंने वहाँ पर टिकट खरीदी और टिकट खरीदने के बाद वह अंदर उस सर्कस को देखने लगे। सर्कस काफ़ी भव्य था, वहाँ पर तरह तरह के शक्तिशाली पुरुष भी थे। तो सर्कस देखते देखते पहला शो ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद उन्होंने दोबारा टिकट खरीदी और उन्होंने दूसरा शो भी देख डाला। फिर इसके बाद उन्होंने तीसरी बार टिकट खरीदी और तीसरा शो भी उन्होंने देख डाला। तो फिर 3 बार उन्होंने उस सर्कस को देखा। तो फिर सर्कस का जो मास्टर था, रिंग मास्टर जो था, वह दास को देखकर काफ़ी प्रसन्न हुआ और दास से कई तरह के प्रश्न करने लगा। वह उनसे पूछने लगा कि क्या तुमको सर्कस इतना पसंद है कि तुमने 3 बार इस सर्कस को देख डाला? क्योंकि एक व्यक्ति एक ही बार सर्कस को देखेगा और उसके बाद चला जाएगा, लेकिन दास ने 3 बार इस सर्कस को देखा। तो दास की उस रिंग मास्टर के साथ बातचीत होने लगी और फिर दास ने बताया कि मेरा सर्कस में बलशाली प्रदर्शन करने का काफ़ी मन है, मैं शक्तिशाली बनना चाहता हूँ और मैं इसीलिए मुझको ये शक्तिशाली बल प्रदर्शन देखना काफ़ी अच्छा लगता है और इसीलिए मैं इतने लंबे समय से इस सर्कस को यहाँ पर देख रहा हूँ। तो रिंग मास्टर ने दास से पूछा कि क्या तुम हमारे साथ यहाँ पर काम करोगे? हमारे साथ जब तुम काम करोगे तो फिर तुम यहाँ पर शक्तिशाली बनोगे और एनिमल को किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाती है, उनसे किस प्रकार से प्रदर्शन कराया जाता है, ये सारी चीज़ तुम सीखोगे। तो दास तो चाहते ही थे कि मैं शक्तिशाली बनूं और उनका पढ़ाई में मन लगता नहीं था। तो दास कहते हैं कि मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। तो रिंग मास्टर ने बोला ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ चलो और मैं इस सर्कस के मालिक जेवेस्कस जो हैं
उनके पास तुम्हें ले चलता हूँ। यदि वह तुमको रखने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर तुम हमारे साथ यहाँ पर रहकर काम कर सकते हो और शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर सकते हो और एनिमल को ट्रेनिंग भी दे सकते हो। तो रिंग मास्टर अलेक्जेंडर ज़ास को ज़ेबेस्कस के पास ले जाते हैं। ज़ेबेस्कस अलेक्जेंडर ज़ास को देखते हैं और वह ज़ास से काफ़ी प्रश्न करते हैं। वह कहते हैं कि तुम यहाँ पर सर्कस में काम करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि तुमसे अधिक काम कराया जाएगा। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि तुमको कम खाना दिया जाएगा और यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि तुमको और भी कोई कठिन काम करने के लिए दे दिया जा सकता है। ज़ास कहते हैं कि ज़ेबेस्कस जब मुझसे इस तरह से प्रश्न कर रहे थे तो फिर मुझको ज़ेबेस्कस के प्रश्न मेरे पिता की तरह लग रहे थे। मेरे पिता ने जैसे मुझको चेतावनी दी थी कि सर्कस में शक्तिशाली बल प्रदर्शन करना कठिन होता है, हर कोई उससे अधिक पैसा नहीं कमा सकता है। तो फिर इसी तरह से ज़ास को अपने पिता की बात याद आ गई कि मेरे पिता ने भी मुझसे यही कहा था। अंत में ज़ास कह देते हैं कि ठीक है, मैं इन सारी चीज़ों को स्वीकार करता हूँ और मैं यहाँ पर आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरह से ज़ेबेस्कस के सर्कस में अलेक्जेंडर ज़ास शामिल हो गए थे। अब आप खुद देखिए कि अलेक्जेंडर ज़ास कहाँ आगे की पढ़ाई करने के लिए ओरेनबर्ग जाने वाले थे और रास्ते में उन्हें एक सर्कस का पोस्टर मिला और वह वहाँ पर सर्कस देखने लगे और अंत में जाकर वह वहाँ पर शामिल भी हो गए कि हाँ, मैं अब इस सर्कस में शामिल हो गया हूँ और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को मैं सीखूँगा। तो अलेक्जेंडर ज़ास बताते हैं कि ये जो ज़ेबेस्कस का ये जो सर्कस है, यह काफ़ी भव्य था। इस सर्कस में काफ़ी स्ट्रॉन्गमैन थे, क्योंकि सर्कस है, इसमें जाहिर सी बात है कि पशुओं की जो एनिमल ट्रेनिंग होती है उस तरह के करतब भी अलग किए जाते हैं और जो पहलवान होते हैं जो आपस में कुश्ती लड़ते हैं, जिसको रेसलिंग बोला जाता है आज की भाषा में, वह भी थे। और इसके अलावा जो स्ट्रॉन्गमैन थे, क्योंकि ज़ास का मन दो चीज़ों में ज़्यादा लगता था। पहला एनिमल ट्रेनिंग में, क्योंकि ज़ास के पास काफ़ी पशु थे तो फिर वह उन पशुओं से ही ट्रेनिंग करवाते थे और उनके साथ कुश्ती भी लड़ते थे। और दूसरा शक्तिशाली बल प्रदर्शन, क्योंकि ज़ास तो चाहते ही थे कि मैं शक्तिशाली बनूं, इसलिए वह यह कहने लगे, इसलिए वह मन में सोचते हैं कि मैं इनकी तरह शक्तिशाली बनूंगा। तो ज़ास पुस्तक में आगे बताते हैं कि इस सर्कस में काफ़ी शक्तिशाली पुरुष थे। जितने भी शक्तिशाली पुरुष होते हैं उन सब पुरुषों के अलग अलग शक्तिशाली बल प्रदर्शन होते हैं। जैसे कि कोई शक्तिशाली व्यक्ति है तो फिर वह लोहे की रॉड को आसानी से मोड़ना सीख लेता है, या फिर कोई शक्तिशाली पुरुष है वह जंजीरों को आसानी से तोड़ सकता है, या फिर कोई शक्तिशाली पुरुष ऐसा होता है कि उसके हाथों की ग्रिप की पावर अच्छी होती है तो फिर वह लोगों के सामने ऐसे प्रदर्शन करके दिखाता है जिसमें उसकी ग्रिप की पावर को देखें व्यक्ति, जिसमें उसकी ग्रिप की पावर को अनेक व्यक्ति देखें और आश्चर्य प्रकट करें। तो इस तरह से ज़ास बताते हैं कि वहाँ पर काफ़ी शक्तिशाली पुरुष थे। तो वह कहते हैं कि एक शक्तिशाली पुरुष ऐसा था जो लोहे की जो नाल होती है उसको बड़ी ही आसानी से तोड़ सकता था। जो घोड़े होते हैं, घोड़ों के पैर के नीचे जो नाल लगाई जाती है जिसको हॉर्स शू बोला जाता है, वह बड़ी ही आसानी से मोड़ सकता था। ज़ास कहते हैं कि ये समय ऐसा था कि लोगों को अपनी ओर अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए तरह तरह के विज्ञापन होते थे सर्कस में। तो इसी तरह से ये जो सर्कस था ये चलते चलते एक बड़े ही समृद्ध स्थान पर पहुंचा, जहां पर काफ़ी अमीर व्यक्ति रहते थे और जहां पर भीड़ भाड़ भी बहुत ही अधिक थी। कहते हैं कि मैं इस सर्कस में काम करता था और सर्कस में काम करने के साथ साथ मैं यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा था। ज़ास कहते हैं कि इस शक्तिशाली पुरुष की मंडली में एक व्यक्ति था जिसका नाम कुरातकीन था, और उसकी ताकत इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध थी क्योंकि वह लोहे की जो नाल होती है उसको बड़ी ही आसानी से तोड़ देता था। तो ज़ास कहते हैं कि मैं जिस सर्कस में था, यानी कि जो ज़ेबेस्कस सर्कस था, यह एक स्थान पर रुका और वहाँ पर उन्होंने सोचा कि हमको यहाँ पर एक शो करना चाहिए ताकि
अधिक से अधिक व्यक्ति इस सर्कस की तरफ आकर्षित हों और वह टिकट खरीदें और टिकट के फलस्वरूप हमको बहुत सारा धन भी मिले। इस सर्कस के व्यक्तियों ने, स्ट्रॉन्गमैन ने, रिंग मास्टर ने आपस में चर्चा करी और उन्होंने सोचा कि अधिक से अधिक व्यक्तियों को इस सर्कस की ओर आकर्षित करने के लिए हमें एक विज्ञापन छापना चाहिए और विज्ञापन ऐसा होना चाहिए जिसको सुनकर अधिक व्यक्ति इस सर्कस की तरफ आकर्षित हो सकें। के लिए उन्होंने एक ऐसा पोस्टर बनवाया जिसमें बताया गया कि हमारे पास एक शक्तिशाली स्ट्रॉन्गमैन है, यदि वह आपके द्वारा लाई हुई घोड़े की नाल को नहीं तोड़ पाया तो फिर हम अपनी तरफ से उसको एक सोने का पर्स देंगे। तो संक्षेप में मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि वहाँ पर ऐसे पोस्टर छपवा दिए गए जिसको देखकर व्यक्ति अधिक से अधिक आकर्षित हो और उस पोस्टर में ऐसा बताया गया था कि जो भी व्यक्ति इस शक्तिशाली पुरुष से अपनी नाल तोड़वाएगा और यदि यह शक्तिशाली पुरुष इस नाल को नहीं तोड़ पाया तो फिर वह पर्स उसका हो जाएगा। उस पोस्टर में ऐसा लिखवाया गया था कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्गमैन है, यदि वह आपके द्वारा लाई हुई नाल को नहीं तोड़ पाएगा तो फिर हम उसको इनाम के रूप में एक सोने का पर्स देंगे। ऐसा पोस्टर पूरे शहर में छपवा दिया गया था और सभी व्यक्तियों को पता चल गया था कि इस सर्कस में ऐसा स्ट्रॉन्गमैन है जो किसी की भी नाल को तोड़ सकता है और यदि यह व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की नाल को नहीं तोड़ पाया तो फिर सर्कस की तरफ से ही उस व्यक्ति को इनाम के रूप में एक पर्स दे दिया जाएगा। तो फिर अनेक व्यक्ति ऐसा चाहने लगे थे कि उस सोने के पर्स को हम जीत जाएं। इसलिए अनेक व्यक्ति सोचते थे कि समय आने पर हम उस व्यक्ति के पास ऐसी नाल ले जाएंगे जिस वजह से वह जो शक्तिशाली पुरुष है वह उस नाल को तोड़ ही नहीं पाएगा और उस पर्स को हम जीत जाएंगे। सर्कस का समय आया और अनेक व्यक्ति आए। उस समय सर्कस में काफ़ी भीड़ हो गई थी। अनेक व्यक्तियों ने टिकटों को खरीदा और उस शो को देखने के लिए आ गए। अनेक व्यक्ति ऐसे भी थे जो अपने साथ नाल को लाए थे और वह नाल को इसीलिए लाए थे ताकि यदि यह शक्तिशाली पुरुष इस नाल को नहीं तोड़ पाया तो फिर हम इनाम के रूप में इस सोने के पर्स को जीत जाएंगे। जास ये सारी चीज़ें देख रहे थे और जो कुरातकीन नाम का जो शक्तिशाली पुरुष था वह स्टेज पर आया और उसने बोला कि जो भी व्यक्ति अपने साथ नाल को लाए हैं वह यहाँ पर जमा कराएं और मैं उन सारी घोड़े की नालों को एक के बाद एक तोड़कर आप सभी के सामने दिखाऊंगा। तो वहाँ पर उसी की भीड़ में एक किसान खड़ा हुआ और वह हाथ उठाकर कहता है कि सबसे पहले मेरी इस घोड़े की नाल को आप तोड़ के दिखाओ। तो फिर बदले में कुरातकीन सबके सामने बोलते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी नाल को सबसे बाद में तोड़ूंगा। अब आप समझ सकते हो कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित करने के लिए पहले के समय में सर्कस में ऐसे ऐसे पोस्टर बनवा दिए जाते थे ताकि अधिक से अधिक लोग आकर्षित हों। अधिक से अधिक लोग आएंगे तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें बिकेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा हम धन भी अर्जित कर पाएंगे। क्योंकि यदि आपको ही बोल दिया जाए कि सोने का पर्स आपको इनाम में दिया जाएगा यदि यह शक्तिशाली पुरुष तुम्हारी घोड़े की नाल को नहीं तोड़ पाएगा, तो फिर हर व्यक्ति यही चाहेगा कि मैं घोड़े की नाल लाऊं और उसको तोड़वाऊं। यदि नहीं तोड़ पाया तो फिर वह पर्स मैं जीत जाऊंगा। तो इसी तरह से वहाँ के जो व्यक्ति आए थे उनमें से कई व्यक्ति जो ऐसे थे जो अपने साथ घोड़े की नाल को लाए थे ताकि यह व्यक्ति जो है उनके घोड़े की नाल को तोड़े और यदि नहीं तोड़ पाएगा तो फिर हमको इनाम के रूप में वह सोने का पर्स मिल जाएगा। जास ये सारी चीज़ें देख रहे थे और उस भीड़ में से वो जो पहला शो था उस भीड़ में से 7 नाल को इकट्ठा किया गया। जो भी व्यक्ति अपने साथ नाल को लाए थे उनमें से सारे व्यक्तियों की नाल को इकट्ठा कर लिया गया और उन नालों को उठाकर सामने कुरातकीन के सामने रख दिया गया। तो फिर अब आप खुद सोचिए कि जो कुरातकीन नाम का व्यक्ति था वह कितना शक्तिशाली रहा होगा कि वह ऐसी चुनौती देता है कि मैं घोड़े की नाल को एक के बाद एक तोड़कर दिखाऊंगा। क्योंकि कुरातकीन नाम के जो व्यक्ति थे वह 7 नालों को इकट्ठा करते हैं और वह ऐसी घोषणा कर देते हैं कि मैं इन 7 नालों को एक के बाद एक तोड़कर दिखाऊंगा और जिस किसी व्यक्ति की नाल को मैं यदि नहीं तोड़ पाया तो फिर सोने का पर्स उस व्यक्ति का हो जाएगा। तो इस तरह से यह शो चालू होने लगा।
अब चालू होने लगा। अलेक्जेंडर जास ये सारी चीज़ें देख रहे थे। इस 7 नालों में उस किसान की भी नाल थी, जो किसान सबसे पहले उठकर बोल रहा था कि सबसे पहले मेरी नाल को तोड़ा जाए, लेकिन कुरातकिन ने बोल दिया था कि तुम्हारी नाल को मैं सबसे अंत में तोड़ूंगा। अलेक्जेंडर जास स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि कुरातकिन नाम का व्यक्ति जो था वह स्टेज पर आया, उसके सामने 7 नालों को एक के बाद एक रख दिया गया। कुरातकिन नाम का व्यक्ति जो था वह सच में शक्तिशाली था, क्योंकि जो ऐसी चुनौती दे सकता है कि मैं 7 नालों को एक के बाद एक तोड़ कर दिखाऊंगा, तो फिर वह सच में शक्तिशाली रहा होगा। जास कहते हैं कि कुरातकिन ने पहली नाल उठाई और पहली नाल को बड़ी ही आसानी से तोड़ डाला। फिर इसके बाद उन्होंने दूसरी नाल को उठाया और जो दूसरी घोड़े की नाल थी उसको भी बड़ी ही आसानी से तोड़ डाला। फिर अलेक्जेंडर जास कहते हैं कि कुरातकिन ने तीसरी नाल को उठाया, यानी कि पहली नाल को तोड़ डाला। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी नाल उठाई, उसको भी ताकत लगाकर तोड़ डाला और इसके बाद तीसरी नाल उठाई और उस तीसरी नाल को भी बड़ी ही आसानी से तोड़ डाला। अब उन्होंने 3 नाल को लगातार तोड़ डाला है। अब इसके बाद वह कहते हैं कि कुरातकिन नाम का जो स्ट्रॉन्गमैन था उसने चौथी नाल को उठाया। चौथी नाल को उठाने के बाद उसको तोड़ने में काफ़ी कठिनाई आई। अलेक्जेंडर जास बोलते हैं कि कुरातकिन नाम का जो व्यक्ति था उसने 3 नाल को तो बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया, लेकिन चौथी नाल को तोड़ने में काफ़ी कठिनाई आ रही थी और अंत में आकर उसने चौथी नाल को भी तोड़ डाला। फिर कहते हैं कि 5वीं नाल उठाई और 5वीं नाल को उठाई और उसको तोड़ने में भी बहुत ही ज़्यादा कठिनाई आई। अलेक्जेंडर जास कहते हैं कि जब कुरातकिन जो स्ट्रॉन्गमैन था उस 5वीं नाल को तोड़ रहा था, उसको तोड़ने में बहुत ही कठिनाई आ रही थी और इतनी देर में तो कुरातकिन के पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा था, क्योंकि 4 नाल को वह तोड़ चुके थे, अपनी पूरी ताकत लगाकर तोड़ चुके थे और उनके भीतर जितनी ताकत थी वह उस ताकत को 5वीं नाल को तोड़ने में लगा रहे थे, जिस वजह से भरपूर ताकत लगाने की वजह से उनके पूरे बदन से पसीना भी आने लगा था। जास जो थे वह ये सारा दृश्य अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। तो फिर जास कहते हैं कि चौथी नाल को भी आखिरकार उन्होंने तोड़ ही डाला था, लेकिन चौथी नाल को तोड़ते तोड़ते उनकी जो नसें थी वह पूरी तरह से सूज गई थी। क्योंकि हम खुद देखते हैं ना कि जब हम व्यायाम करते हैं, पपसी व्यायाम करते हैं, तो फिर हमको अधिक से अधिक ताकत लगानी पड़ती है। तो ऐसी ही ताकत कुरातकिन उन घोड़े की नाल को तोड़ने के लिए लगा रहे थे, जिस वजह से उनके पूरे शरीर में पसीना आ गया था और पसीना के आने की वजह से उनकी जो नसें थी, उनकी जो हाथों की जो नसें थी वह पूरी तरह से सूज गई थी। क्योंकि तुम खुद सोचो कि तुम्हें घोड़े की नाल को मोड़ना है और तुम उसमें लगातार ताकत लगाओगे तो फिर जो हाथों की जो नसें हैं वह तो फूल ही जाएंगी। और कुरातकिन नाम का जो व्यक्ति था वह सच में काफ़ी शक्तिशाली पुरुष था, इसलिए उसने घोड़े की जो 5 नालें थी उसको तोड़ डाला था। अलेक्जेंडर जास कहते हैं कि जब वह 5वीं नाल को तोड़ रहा था उसके शरीर से पूरी तरह से पसीना आ गया था, हाथों की जो नसें थी वह पूरी तरह से सूज गई थी और उसकी जो मसल थी वह चट्टान की तरह उभर कर आ गई थी। इस बात को आप समझने का प्रयास करो कि घोड़े की 7 नाल को तोड़ना काफ़ी कठिन होता है और जब घोड़े की 7 नाल को एक के बाद एक तोड़ा जाता है तो शरीर पर किस तरह के चिन्ह प्रकट होते हैं। अधिक से अधिक ताकत लगाने की वजह से जो पूरा जो शरीर था उसमें से पसीना आने लगा था। दूसरा ये था कि हाथों से अधिक ताकत लगाने की वजह से हाथों की जो नसें थी वह पूरी तरह से उभर गई थी और एकदम फूल गई थी। ऐसा लग रहा था कि मानो हाथों की जो नसें हैं वह सूज गई हो। तीसरा ये कि लगातार ताकत लगाने की वजह से जो उनकी जो मांसपेशियां थी, उनके शरीर की जो मसल थी वह चट्टान की तरह बाहर की तरफ निकल गई थी। जैसे कि आज के टाइम में जो जिम में जब एक्सरसाइज की जाती है तो फिर जो मसल पंप आ जाता है, मसल पंप इसलिए आता है क्योंकि अंदर की मांसपेशियां टूटी हैं। इसी तरह यहाँ पर भी जो कुरातकिन नाम का जो स्ट्रॉन्गमैन जो इस शक्तिशाली बल प्रदर्शन को कर रहा है, वहाँ पर लगातार ताकत लगाने की वजह से, घोड़े की नाल को बार बार तोड़ने की वजह से
उनकी जो मसल्स हैं वह चट्टान की तरह उभर कर आ गई हैं। ऐसा अलेक्जेंडर ज़ास अपने मुख से कहते हैं। वह स्वयं इस प्रदर्शन को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि उस शक्तिशाली स्ट्रॉन्गमैन जो है उसके पूरे शरीर से पसीना निकल आया है, हाथों की जो नसें हैं वह पूरी तरह से उभर गई हैं और इसकी जो मांसपेशियां हैं वह चट्टान की तरह फूल गई हैं, चट्टान की तरह एकदम बाहर उभर कर आ रही हैं। इस चीज़ से हम यह सीख सकते हैं कि जब हम पपसी व्यायाम करते हैं, जब हम राममूर्ति व्यायाम करते हैं, तो फिर हमारे साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। हमारा जो शरीर है उसमें से पसीना निकलना चाहिए। पसीना तभी निकलता है जब हम मेहनत करते हैं। मेहनत या तो ऐसा होगा कि हम दौड़ लगाएंगे तो फिर पसीना निकल जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि जब हम अधिक से अधिक ताकत लगा डालते हैं किसी चीज़ को करने में तो फिर वहाँ पर हमारे शरीर से पसीना निकल आता है। तो फिर जब हम व्यायाम करते हैं तो फिर हमारे भीतर पसीना निकलना चाहिए। दूसरा ये है कि लगातार अपनी भुजाओं में ताकत लगाए रखने की वजह से हमारी जो मसल्स हैं वह पूरी तरह से फूल जानी चाहिए, चट्टान की तरह फूल जानी चाहिए, जैसा इस शक्तिशाली पुरुष के साथ हो रहा था। ज़ास कहते हैं कि उन्होंने 5वीं नाल को भी तोड़ डाला और 5वीं नाल को तोड़ते तोड़ते उनकी शारीरिक स्थिति क्या हो चुकी थी वह अलेक्जेंडर ज़ास बता चुके हैं। अब कहते हैं कि 6ठी नाल को तोड़ने की बारी आई और कहते हैं कि 6ठी नाल को तोड़ते वक्त तो उस शक्तिशाली पुरुष ने अपना हिंसक रूप धारण कर लिया था। अब इसका क्या मतलब है कि हिंसक रूप धारण कर लिया था? इसका मतलब ये है कि जो शक्तिशाली पुरुष होता है जब वह अपनी ताकत लगाने की अंतिम अवस्था तक होता है तो फिर उसके शरीर की जो बातचीत है, उसके शरीर का जो प्रदर्शन है वो कुछ और ही होता है। जैसे कि हिंसक बाघ जब वो शिकार करता है तो फिर वह एक अलग ही रूप धारण कर लेता है। इसी तरह से इस शक्तिशाली पुरुष ने भी एक अलग ही रूप धारण कर लिया था। उसने एक हिंसक रूप धारण कर लिया था, क्योंकि आप खुद सोचो कि जिस व्यक्ति के सामने घोड़े की 7 नालें पड़ी हो और वह लगातार ताकत लगाकर उन घोड़े की नालों को तोड़ता जा रहा है, और जब 6ठी नाल को तोड़ने की बारी आई तो उस शक्तिशाली व्यक्ति ने अपना बहुत ही हिंसक रूप धारण कर लिया था। और हिंसक रूप धारण करने की वजह से उन्होंने ऐसी ताकत लगाई कि वो जो 6ठी नाल थी उसको भी उन्होंने तोड़ डाला। अब जो 7वीं नाल थी वह किस किसान की थी? वह उसी किसान की थी जिसने खड़े होकर बोला था कि आप मेरी घोड़े की नाल को सबसे पहले तोड़ो, क्योंकि किसान की जो नाल है उस किसान को पूरा भरोसा था कि जो मेरी ये जो घोड़े की नाल है, यह जो नाल है, इस नाल को यह शक्तिशाली पुरुष तोड़ ही नहीं पाएगा और मैं इस सोने के पर्स को जीत जाऊंगा। इसीलिए वह किसान कहता है कि मेरी घोड़े की नाल को पहले तोड़ दो, क्योंकि उसके मन के भीतर लालच था। वह सोच रहा था कि ये जो शक्तिशाली पुरुष है कहीं ये किसी और व्यक्ति की नाल को नहीं तोड़ पाया तो फिर वह व्यक्ति उस पर्स को जीत जाएगा। इसीलिए यह किसान बोल रहा था कि पहले मेरी घोड़े की नाल को तोड़ा जाए। अब जो 7वीं नाल थी यह इसी किसान की थी और कुरातकिन नाम के शक्तिशाली पुरुष ने किसान की नाल को भी तोड़ डाला। किसान की नाल को भी तोड़ डाला। यह देखकर किसान पूरी तरह से उदास हो गया। किसान ने बोला कि मेरी जो घोड़े की नाल आपने तोड़ी है इसको मुझको दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। मैं अपने हाथों में इस नाल को लेकर देखना चाहता हूँ कि आपने वास्तव में मेरी घोड़े की नाल को तोड़ डाला है। तो रिंग मास्टर ने उस टूटी हुई घोड़े की नाल को किसान को दिया। किसान ने उस नाल को देखा और उस नाल को वहीं पर छोड़कर अपने घर चला गया, क्योंकि वह पूरी तरह से उदास हो गया था और वह उस पर्स को भी हार चुका था। अब शो ख़त्म हुआ। शो ख़त्म होने के बाद ज़ास और कुरातकिन आपस में मिले, क्योंकि ज़ास शक्तिशाली बल प्रदर्शन को देख रहे थे और जो कुरातकिन नाम का जो शक्तिशाली पुरुष था वह घोड़े की नाल को तोड़ने का शक्तिशाली बल प्रदर्शन कर रहा था। शो ख़त्म होने के बाद कुरातकिन और ज़ास आपस में मिले और ज़ास ने बताया कि ज़ास ने यहाँ पर एक सच बताया, और सच यह था कि ज़ास कुरातकिन से कहते हैं कि जो किसान था आपने जो 7वीं घोड़े की जो नाल तोड़ी है वह उस किसान की नाल थी ही नहीं। ऐसी बात जब वह कह रहे थे तो कुरातकिन कहते हैं कि सच में जो मैंने 7वीं नाल जो तोड़ी थी वह उस किसान की थी ही नहीं। तो अलेक्जेंडर ज़ास बोलते हैं कि हाँ, वह जो नाल आपने तोड़ी है वह उस किसान की थी ही नहीं। इतनी ही देर में
पीछे से जो रिंग मास्टर थे वह आए और उन्होंने कुरातकिन को बोला कि हाँ, ज़ाज़ यहाँ पर सच कह रहे हैं। रिंग मास्टर कहते हैं कि मेरे ही कहने पर अलेक्जेंडर ज़ाज़ ने किसान की नाल को बदल दिया था। कुरातकिन कहते हैं आपने ऐसा क्यों करा? तो जो रिंग मास्टर थे उन्होंने बोला कि वह किसान जो था वह वास्तव में बहुत चालाक था और वह जो घोड़े की नाल लाया था वह किसी विशेष धातु से बनाई जाती है, जो एक टेम्पर्ड धातु होती है, उस धातु की वह नाल बनवा कर लाया था, जिस वजह से उस नाल को तोड़ना काफ़ी कठिन था। रिंग मास्टर ने बताया कि किसान ने ऐसा इसलिए करा क्योंकि वह सोचता था कि यदि मैं किसी विशेष धातु की नाल बनवा कर ले जाऊंगा तो फिर तुम उस शक्तिशाली बल प्रदर्शन में उस घोड़े की नाल को तोड़ ही नहीं पाओगे और मैं उस पर्स को जीत जाऊंगा। इस तरह से कुरातकिन को अंत में पता चला कि जो मैंने 7वीं घोड़े की नाल जो तोड़ी थी वह उस किसान की थी ही नहीं। फिर रिंग मास्टर ने उस घोड़े की नाल को कुरातकिन के सामने दिखाया और बोला कि किसान की असली नाल तो ये है और तुमने जो नाल तोड़ी है वो कोई और साधारण नाल थी जिसको तुमने बड़ी ही आसानी से तोड़ दिया। रिंग मास्टर बोलते हैं कि शायद तुम इस नाल को तोड़ ही नहीं पाते क्योंकि ये जो नाल है ये बहुत ही कठिन धातु से बनाई गई है। ये एक विशेष प्रकार का धातु होता है जिस वजह से इस नाल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस तरह से रिंग मास्टर ने कुरातकिन को सारी बात बताई और ज़ाज़ ने बताया कि मैंने रिंग मास्टर के कहने पर ही इस नाल को बदल दिया था। रिंग मास्टर ने बोला तुम्हारी वजह से आज इस सोने के पर्स को कोई भी नहीं ले जा पाया, इसलिए मैं खुश होकर तुम्हें ये जो सोने का जो टुकड़ा है ये मैं तुम्हें देता हूँ। और फिर रिंग मास्टर ने जो सोने का जो टुकड़ा था वह कुरातकिन को दिया और एक छोटा सा टुकड़ा अलेक्जेंडर ज़ाज़ को भी दिया। तो फिर कुरातकिन कहते हैं कि अलेक्जेंडर ज़ाज़ की वजह से ही तो मैं इस घोड़े की नाल को तोड़ने से बच गया, इसलिए मैं अपने इस सोने के टुकड़े को अलेक्जेंडर ज़ाज़ को ही देता हूँ। तो इस तरह से जो कुरातकिन थे और जो ज़ाज़ थे उनमें काफ़ी अधिक मित्रता हो गई थी और आगे चलकर कुरातकिन ही थे जिन्होंने अलेक्जेंडर ज़ाज़ को शक्ति के काफ़ी रहस्य बताए थे, क्योंकि कुरातकिन जो व्यक्ति थे वह सच में शक्तिशाली थे। और तो और उन्होंने अलेक्जेंडर ज़ाज़ को भी बताया कि किस प्रकार से मांसपेशियों में शक्ति भरी जाती है, ऐसे कौन से व्यायाम होते हैं जिस वजह से शारीरिक विकास होता है। तो इस तरह से अब कुरातकिन और अलेक्जेंडर ज़ाज़ दोनों मिलकर स्टेज पर शक्तिशाली बल प्रदर्शन करने लगे थे। अलेक्जेंडर ज़ाज़ भी शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे, लेकिन वह अपने स्तर पर शक्तिशाली बल प्रदर्शन करते थे। जितनी उनकी ताकत थी, जितनी उनकी क्षमता थी, उस हिसाब से वह बल प्रदर्शन को किया करते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे अब वह जो सर्कस था वह ओरेनबर्ग पहुंच चुका था और ओरेनबर्ग में अलेक्जेंडर ज़ाज़ को 6 महीने तक के लिए रहना था। धीरे धीरे अलेक्जेंडर ज़ाज़ का जो पूरा समय था वह इसी सर्कस में बीत गया और ओरेनबर्ग में पहुंचकर वह अपने पिता को पत्र लिखते हैं कि पिताजी मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ और मैं यहाँ पर एकदम ठीक हूँ और यहाँ पर मेरी आगे की पढ़ाई चालू हो गई है। तो इस तरह से अलेक्जेंडर ज़ाज़ ने इस सर्कस में शामिल हो गए थे और उन्होंने अपने 6 महीने का समय इसी सर्कस में बिता दिया था, जहाँ पर उनकी कुरातकिन नाम के स्ट्रॉन्गमैन के साथ काफ़ी अच्छी मित्रता भी हो गई थी। लेकिन अब अलेक्जेंडर ज़ाज़ के जीवन में विपत्ति आने वाली थी और विपत्ति यही थी कि जो वह 6 महीने के समय के लिए आए थे उस 6 महीने का समय पूरा हो गया था। अब अलेक्जेंडर ज़ाज़ को दोबारा अपने घर जाना था।